हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने 10th में एक अलजेब्रा पोर्शन पढ़ा था। अलजेब्रा में आपने कई प्रकार के चैप्टर्स पढ़े थे। सिमिलरली 11th में भी एक अलजेब्रा सेक्शन होता है और उस अलजेब्रा सेक्शन का ये चैप्टर है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम कई चीजें पढ़ेंगे और आपको इस चैप्टर की खासियत बता देता हूं कि ये एक सिंगल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बस उस सिंगल फॉर्मूले का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप इस चैप्टर के पूरी तरीके से कमांड पा लेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको टोटली फाउंडेशन लेवल, एनसीईआरटी लेवल, मेंस लेवल एंड एडवांस लेवल के बारे में पूरी तरीके से हम इसमें कवर अप करेंगे। सेकंड चीज और एक है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में रहेगी, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम हो, चाहे वो आपकी मेंस लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो आपकी एडवांस लेवल की एग्जाम हो। तो सबसे पहले व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, अभी हम इसके ऊपर आते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में जो टर्म पढ़ रहे हो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल? दैट इज कॉल्ड टू टर्म्स। किसी भी टू टर्म्स का जब आप एक्सपांशन करोगे, है ना, जब किसी भी टू टर्म्स का एक्सपांशन आप करोगे दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल, किसी भी टू टर्म्स मतलब कि कोई भी टू अलजेब्रिक टर्म्स स्पेशली, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया था। a प्लस बी होल क्यूब आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये जो सारी जो चीजें थी, इसके जो एक्सपांशंस थे, है ना, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेशन हुआ कैसे? हमने फॉर्मूला तो रट लिया था कि भैया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हमने a प्लस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ लिया था, बोले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन ये हुआ कैसे, ये आया कैसे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इन्हीं फॉर्मूले के जो एक्सपांशन है वो जन्म कहां से हुआ, उसका जन्म पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, और वो जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले के बेस पे ये हुआ है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फाउंडेशन लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम उसको समझेंगे। बेसिक जो चीज मैंने आपको बोली थी शुरुआत में कि बेसिक फाउंडेशन लेवल। सो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझेंगे एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला, उसके बाद हम फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। सो जो मैंने बोला था कि जो हमको सिंगल फॉर्मूला पढ़ना है, उस सिंगल फॉर्मूले की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम उसको समझते हैं एंड उसके बाद हम उस फॉर्मूले पर जाएंगे। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला था, जो सिंगल फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे है? n फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी सिंबलाइज करते हैं n फैक्टोरियल। मैं आपको लिख देता हूं, इसको हम पढ़ते कैसे है? n फैक्टोरियल, याद रखिएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल का फॉर्मूला कैसे होता है, एक्सपांशन कैसे होता है, उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज n फैक्टोरियल, तो याद रखिएगा n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, है ना, अप टू दी 1। स्टॉप कहां पर होगा? हमेशा 1 पर होगा वो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि n ऑलवेज बिलोंग्स टू n, n ऑलवेज बिलोंग्स टू n। ये n कौन है? तो n मतलब नेचुरल नंबर। n हमेशा क्या रहेगा? आपका नेचुरल नंबर रहेगा। ये चीज आपको समझनी है इस लेक्चर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखाइए, पढ़ता कैसे है उसको मैं? 3 फैक्टोरियल पढ़ूंगा कैसे? 3 फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल, किसी बुक में आपको सिंबल ऐसे दिखाई पड़ सकता है, किसी बुक में आपको कुछ ऐसा भी सिंबल दिखाई पड़ सकता है, एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह दिखेगा, ठीक है। और पढ़ना कैसे है? n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू दी 1। नाउ अब आते हैं 3 फैक्टोरियल के ऊपर। सो देखिए, 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला होगा कैसे, इसको मैं एक्सपांशन करता कैसे हूं, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? इसको मैं सॉल्व करूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं मैं, 3 फिर 2 एंड देन 1। सो इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है मेरा? 6। 3 2 6, 6 इंटू 1 इज 6। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखाइए, आप क्या बोलेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो मेरा आंसर कितना आ गया? बोलिए 24।
क्लियर हो गई ये बात, है ना। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 5 फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, आप क्या बोलोगे? बोले 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज आंसर इज 120। समझ में आ रहा है सभी को, है ना। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही इजी चीज है, कोई ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप बस पूरी तरह से लेक्चर को एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, यहाँ पे हर एक आपका पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो देखिए 5 फैक्टोरियल क्या था? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल के लिए भी वैसे रहेगा, 8 फैक्टोरियल के लिए भी वैसे रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जो इंपॉर्टेंस वाली है, जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे 6 फैक्टोरियल को, अगर आप ध्यान से देखिए 6 फैक्टोरियल को, 6 फैक्टोरियल क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 3 फैक्टोरियल को आपने देख लिया कि 3 इंटू 2 इंटू 1 था। यानी अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 को, 3 इंटू 2 इंटू 1 को, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 ये किसका फॉर्मूला है? 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं लिख सकता हूं क्या 3 फैक्टोरियल? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस। सिमिलरली देखिए 4 फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को फिर देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ पे ये इतने पैच को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसका फॉर्मूला हुआ? बोले 4 फैक्टोरियल का हुआ। सो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? देखिए इस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है सभी को? सिमिलरली अगर आप 5 फैक्टोरियल को देखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अगर आप फिर 6 फैक्टोरियल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अब इस पैच को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, और अगर इस पैच को मैं यहां से ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, तो मैंने देखा यार 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो मैं फिर 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं क्या? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये समझ में आया क्या? तो आप किसी भी बड़े नंबर को, है ना, उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फैक्टोरियल का एक्सपांशन कैसे होता है, ये चीज क्लियर हुई। हमेशा याद रखिएगा कि n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नेचुरल नंबर रहेगी। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हम सभी को पता है, दैट नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम दी 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू दी इंफिनिटी। इतनी बात क्लियर हुई है? अच्छा, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया -4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बताओ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? किसी भी निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोला कि भैया 4.5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बताओ, ये भी चीज पॉसिबल नहीं है। सो किसी भी निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता है, पहली चीज। किसी भी पॉइंट वाली संख्या, है ना, कोई भी पॉइंट वाले नंबर हो, उनका भी फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली कोई फ्रैक्शन वाले नंबर रहेंगे तो उनका भी फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड फैक्टोरियल। सो अभी हमने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। अब हम पढ़ेंगे जो फॉर्मूला जिसके लिए हम स्पेशली फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो फॉर्मूला मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं। वो फॉर्मूले का यूज आपको और भी चैप्टर्स में पढ़ने वाला है। तो ठीक है, जो हमको फॉर्मूला पढ़ना है वो है NCR। ठीक है, NCR, या आप इसको कई बुक्स में ऐसा भी डिनोट किया जाता है, NCR ऐसा भी दिखाई पड़ेगा। कई बुक्स में इसको ऐसा भी डिनोट करेगा, वो बोले NCR, है ना, वो जानबूझ के C नहीं लिखेगा, ऐसा लिखेगा। सो डिनोशन कैसा भी हो, काम इसका एक ही है। NCR ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है, NCR ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है, या NCR ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है ना। तो ये अलग अलग इनके डिनोशन हुए। तो NCR का एक्सपांशन क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको अब आते हैं हम। देखिए NCR का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बोला मैंने? NCR का फॉर्मूला बोलिए, मेरे साथ बोलते हुए चलिए आप लोग, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ में आई? इसकी शॉर्टकट टेक्निक भी बता दूंगा मैं आपको कि इसको शॉर्टकट टेक्निक से कैसे सॉल्व किया जाता है। सो देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR। अब NCR का हमको कई बार काम पड़ने वाला है।
एनसीआर का काम हमको बायनोमियल में तो सिर्फ पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ साथ हमको प्रोबेबिलिटी में भी काम पड़ने वाला है, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पड़ेगा। सो एनसीआर फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 6C2 अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ऊपर में क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल है ना, n की वैल्यू 6 है, उस पर r की वैल्यू मेरी 2 है। इसको अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं सो r की वैल्यू मेरी कितनी है 2 है, तो ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर हुई सभी को एवरीवन? नाउ अब आप देखो तो ये देखिए 6 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल है भाई, है ना, और इनटू ये 4 फैक्टोरियल हो गया। 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल। अब जैसे कि इसके पहले भी हमने थोड़ा सा जो पढ़ा था उसके हिसाब से इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो देखिए ये कितना देगा 6 इंटू 5 है ना, क्या मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कैन आई राइट लाइक दिस? अभी बताया था आपको लिख के कैसे लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। और नीचे में देखिए 2 फैक्टोरियल इंटू कितना है बोलिए 4 फैक्टोरियल। सो मैंने ऑब्जर्व करा यार 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल? बोले 2 इंटू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल? बोले 2 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि कितना हो गया आपका 2। सो देखिए फिर से अगेन देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 5 30 डिवाइड बाई 2। सो मेरा आंसर कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है, मेरा आंसर कितना आ गया 15 आ गया। अब मैं आपको इसकी एक टेक्निक बता देता हूं, आपको इतना लेंथी सॉल्व करने की एग्जाम में नीड नहीं है, आपको जल्दी से आंसर निकालना है तो उसको कैसे करेंगे अपन। सो ये तो फॉर्मूला हुआ, प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैंने आपको ये बता दी। बट अगर देखिए इसको मैं तुरंत सॉल्व अगर करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ध्यान से समझिएगा। 6C2 पूरा ध्यान याद रखना, ऊपर नंबर कौन सा है 6, नीचे नंबर कौन सा है 2, तो इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज करूंगा अप टू 2 प्लेसेस। मतलब कि देखिए कैसे 6 इंटू 5 मैं सिर्फ 2 प्लेसेस तक के ही गया, और नीचे में मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलूंगा, नीचे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से चलूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाऊंगा 2 तक के, कहां तक के जाऊंगा 2 तक के। देखिए फिर से बता रहा हूं 6C2 क्या होगा 6 इंटू 5 2 स्टेप डिक्रीज और नीचे से 2 स्टेप इंक्रीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6C3 है, अब आप इसको कैसे करेंगे, तो बोले ऊपर से 3 स्टेप डिक्रीज नीचे से 3 स्टेप इंक्रीज, यानी कि देखिए कितना हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। नीचे की जो स्टेप है वो हमेशा 1 से स्टार्ट करनी है और ऊपर की स्टेप हमेशा n से स्टार्ट करनी है, जो भी आपकी n की वैल्यू है। तो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, देखिए 6 इंटू 5 अगेन 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 15, और अगेन देखिए 6 इंटू 5 आपने इसको कट कर दिया 3 2 6 और ये 6 कैंसिल कर दिया, सो 5 4 20। सो ऐसे आप इसको जल्दी से भी क्विकली सॉल्व कर सकते हो। और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मेरे को समझना है आपको कि एनसीआर, ये जो फॉर्मूला है आपका एनसीआर में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना कि n की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा r से एक तो बड़ी रहेगी और क्या रहेगी इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, n की वैल्यू हमेशा r से एक तो बड़ी रहेगी या तो क्या रहेगी इक्वल रहेगी, लेकिन r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। यानी आप कभी इसको ऐसा नहीं लिख सकते बोले 6C8, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 6C8 लिख दिया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 माइनस 8, और 6 माइनस 8 मतलब क्या हो गया -2। अब -2 फैक्टोरियल वो तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रही है बात सभी को? सो ऑलवेज रिमेंबर एनसीआर में n की जो वैल्यू है r से हमेशा क्या रहेगी बड़ी या तो इक्वल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। एंड मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि 0 फैक्टोरियल, अगर कभी आपको 0 फैक्टोरियल दिखाई पड़े तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। इसका प्रूफ मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको दूंगा कि why 0 फैक्टोरियल इज 1। सो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। सो इतना प्रोसेस आप जल्दी से नोट डाउन करिए। अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। सो अभी हमने ये एक्सपांशन समझ लिया, अब मैं कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं ये एनसीआर के फॉर्मूले से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर वे में हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो अभी तो हम सिर्फ फाउंडेशन लेवल ही पढ़ रहे थे।
तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको समझना है कि दैट NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCN माइनस R। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत हेल्प करने वाली आपको ये चीज, ठीक है। सो NCR की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी NCN माइनस R से, ठीक है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 7C3 है तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको याद रखना है किससे इक्वल रहेगी, 7C 7 माइनस 3 से। 7C 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब कितना होता है बोलिए, 7C4। ये बात क्लियर हुई क्या? यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 6C2 है तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे इक्वल रहेगी, 6C4 से इक्वल रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे इक्वल होती है, सच में इक्वल होती है क्या। चलिए आइए देखते हैं इसको, समझते हैं कैसे। देखिए 6C2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट 6 इंटू 5 और अपॉन में 1 इंटू 2। सो आंसर कितना आया था मेरा, 15 आया था। सिमिलरली एक बार इसको भी चेक कर रहे थे 6C4 को। अब आप देखिए नीचे में कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 है मतलब ऊपर से 4 स्टेप डिक्रीज और नीचे से 4 स्टेप इंक्रीज। चलिए तो कितना होगा बोलिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 4 स्टेप समझ में आया मैं कैसे गया, 1 2 3 4, 4 स्टेप डिक्रीज और अब नीचे से 4 स्टेप इंक्रीज, मतलब क्या रहेगा बोलिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए ये 3 3 4 4 कैंसिल, अगेन देखिए 6 5 जा 30, ये 1 जा और ये 3 जा 5 3 जा 15 आ गया। आई बात समझ में। अगेन 7 को सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए सो देखिए 7C3, अगेन अब 7 को कैसे एक्सपेंशन करेंगे, वही वाला ट्रिक, हमारी ट्रिक क्या बोलती है, 3 स्टेप डिक्रीज, है ना, 3 स्टेप डिक्रीज 3 स्टेप इंक्रीज। अब आप देखिए 3 स्टेप जब मैं डिक्रीज करूंगा तो इस बार मेरी n की वैल्यू कितनी है, 7, तो मैं 7 से डिक्रीज करूंगा, यानी देखिए कैसे, 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5, 8 होता तो 8 इंटू 7 इंटू 6। बात समझ में आ रही है ना ऑर्डर वाइज जाना है हमको। और डिवाइडेड बाय बोलिए 1 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर हुआ। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 2 6 और ये 6 हो गया आपके कैंसिल, और 7 5 से कितना मिल गया, तो बोले 35। 7 5 से कितना मिल गया, तो बोले 35 मिल गया। आई बात समझ में सभी को। सिमिलरली अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया 7C4 को, तो 7C4 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, चलिए बोलिए। सो बोलिए 7, अब 4 स्टेप डिक्रीज है भाई, तो बोलिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 स्टेप डिक्रीज। समझ में आया क्या, 1 2 3 4 ऐसे जाना है, हाँ समझ में आई ये चीज। और डिवाइडेड बाय 4 स्टेप इंक्रीज, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है बात सभी को। अब आप देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 3 2 6 फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7 5 जा कितना हो गया बोलिए, अगेन 35 हो गया। बात समझ में आई। सो आप ऐसे कोई भी वैल्यू उठा लो और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फॉर्मूला हर वैल्यूज के लिए वर्क करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। ये हुआ एक चीज। उसके बाद आप इतना नोट करिए, इसके बाद मैं और एक इंपॉर्टेंट देता हूं। सो हमने ये पहले फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, दैट NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। इसमें और 2-3 छोटी मोटी चीजें पकड़ते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बात और याद रखिएगा, दैट NC0 की वैल्यू रहेगी हमेशा 1। कितनी रहेगी, 1। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 7C0 की वैल्यू कितनी है तो आप क्या बोलेंगे 1। मैं आपसे बोल रहा हूं 8C0 की वैल्यू कितनी है तो आप क्या बोलेंगे 1, है ना। आपको बोल रहा हूं कि 10C0 की वैल्यू कितनी है, आप क्या बोलेंगे 1, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर NC0 इज इक्वल टू 1। इन चीजों को नोट करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बिकॉज इन चीजों का फिर हमको दोबारा काम पड़ने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सो हम दोबारा फिर उसको जस्ट रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। नाउ एक चीज और याद रखना कि NC1 की वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर क्या रहेगी, n। NC1 की वैल्यू क्या रहेंगी हमेशा, n। यानी अगर मैं आपसे बोल दूं कि 10C1 है तो आप क्या बोलेंगे 10। आपको बोल दिया मैंने कि भैया 5C1 है तो आप क्या बोलेंगे 5 है। क्लियर होगी ये चीज। एंड अगेन एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट NCN, है ना, NCN तो ऑलवेज रिमेंबर इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1।
क्या रहेगी 1। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया 10C 10 है तो आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बोलेंगे 1। और अगर आप चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हो, आपको अपने आप यही आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये रहे हमारे और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब आते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर। सो देखिए बाइनोमियल थ्योरम का मेन जो फॉर्मूला है वो क्या होता है और वो कैसे होता है, समझिएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैंने आपको कहा था कि जो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड ये पूरा जो चैप्टर चलने वाला है वो फॉर्मूला अब हम पढ़ने वाले हैं। ये वो सिंगल फॉर्मूला है। ठीक है, सो देखिए a प्लस बी होल्ड द पावर n, टर्म कैसी है, a प्लस बी होल्ड द पावर n। इसका एक्सपांशन समझिएगा, ध्यान से समझना। NC0 स्टार्टिंग देखिए कैसे की समझ में आई ना, NC0 a रेस टू पावर n b रेस टू पावर 0। पहली टर्म को समझिएगा अच्छे से, है ना। NC0 a रेस टू पावर n b रेस टू पावर 0 प्लस, फिर समझिएगा NC1 a रेस टू पावर n माइनस 1 b रेस टू पावर 1। क्लियर है। सिमिलरली जो थर्ड टर्म रहेगी वो देखिए कैसी रहेगी, NC2 a रेस टू पावर n माइनस 2 b रेस टू पावर 2। ठीक है, अगेन देखिए नेक्स्ट टर्म कैसी दिखेगी, फिर देखिएगा NC3 a रेस टू पावर n माइनस 3 b रेस टू पावर 3। ठीक है, अगेन देखिए प्लस NC4 a रेस टू पावर n माइनस 4 b रेस टू पावर 4। क्लियर है। अप टू दी, ये टर्म एक्सपेंशन देखिए एंड कहां पे होगी, ये एंड होगी आपकी अप टू दी NCN। कहां पर खत्म होगी, समझ में आ गया ना, NCN। जब n मिल जाएगा आपको वहां पर स्टॉप हो जाना है। ठीक है, और a रेस टू पावर रहेगा 0 और b रेस टू पावर रहेगा n। समझ में आया क्या। अब आप देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूं कि किया इसको एक्सपेंशन करना कैसे। आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको फॉर्मूला कभी भी याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको टेक्निक से पूरा ध्यान रहेगा। देखिए NC0 ध्यान रखना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है हमेशा फॉर्मूला। a के पावर में हमेशा कौन आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। समझ में आया क्या, a के पावर में क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और b के पावर में r की वैल्यू आएगी। देखिए यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि NC7 है तो a के पावर में कौन आएगा, हमेशा n-7, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, किन दोनों का, n का और r का, और b के पावर में हमेशा कौन आएगा, r, यानी कि 7। टर्म समझ में आई। ऐसे फॉर्मूला एक्सपेंशन हो रहा है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि NC9 है, आप क्या बोलेंगे, NC9 साथ में कौन सी टर्म आएगी, तो बोले a टू द पावर n-9 और b टू द पावर क्या आएगी, 9 आएगी। ये चीज क्लियर हुई सभी को। नाउ देखिए NC0 a रेस टू पावर n b रेस टू पावर 0 प्लस NC1 a रेस टू पावर n-1 b रेस टू पावर 1। आप ऑब्जर्व करते चलिए, जो n और r है उनका सब्ट्रैक्शन a के पावर में है और जो r की वैल्यू है वो b के पावर में है। फिर ऑब्जर्व करिए NC2 a के पावर में कौन है, अगेन n और r का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और b के पावर में क्या है, r की वैल्यू है। आप कोई भी टर्म उठा के देख लो, आप देख लीजिए इस टर्म को ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए NC4 वाली टर्म को देखिए, NC4 a के पावर में क्या है, n-4 और b के पावर में क्या है, 4। और ये फॉर्मूला कब तक एक्सपेंशन होगा, जब तक ऊपर वाला n और r इक्वल नहीं हो जाता। जहां ये इक्वल हो गए वहां पर हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। सो इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसका हमको फिर से काम पड़ेगा आगे जनरल टर्म के लिए। ठीक है, और अब मैं कुछ एक्सपेंशन वाले एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर। आप इस फॉर्मूले को फिर से एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलिए। ठीक है, सो आइए अब हम समझते हैं कुछ एक्सपेंशन इस फॉर्मूले के जरिए। जैसे कि आपने देखा था भैया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे को पता है आपको इसका एक्सपेंशन आता है, बट अब इस एक्सपेंशन को हम उस फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। देखिए कैसे, क्या होगा, सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, n की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। n की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। एक्सपेंशन को समझते हुए चलेगा, 2c0 a रेस टू पावर 2 माइनस 0, यानी कि कितना हो जाएगा, 2। ये चीज समझ में आई। a रेस टू पावर कितना आएगा, 2 माइनस 0, और b के पावर में कितना आएगा, 0। क्लियर। प्लस सेकंड टर्म क्या आएगी, बोलिए 2c1 a रेस टू पावर 2 माइनस 1 और b के पावर में 1। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या आएगी, 2c2। देखिए
2c 0 से स्टार्ट करना है और एंड कहां पे हो जाना है, जहां पर n और r क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो अगेन देखिए a के पावर में क्या आ जाएगा 2 - 2 और b के पावर में कितना आ जाएगा 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि nc0 की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा 1 रहेगी, यानी 2c0 कितना हो गया 1, और b के पावर में 0 भी कितना रहेगा, हमेशा 1। ये बिल्कुल याद रखना कि किसी भी क्वांटिटी के पावर में 0 अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लॉज ऑफ इंडाइसिस हम क्लास 8, 9, 10 में ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पर सिंपली क्या बचा आपका a² बच गया। सिमिलरली प्लस 2c1 अभी बताया था कि भैया nc है ना, nc0 की वैल्यू कितनी रहेंगी 1 और nc1 की वैल्यू कितनी रहेंगी n और ncn की वैल्यू कितनी रहेंगी 1। ये चीजें अभी हमने डिक्लेयर कर ली थी। तो सिमिलरली देखिए 2c1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए a रेज़ टू पावर 2 - 1 मतलब a के पावर में 1 हो गया, है ना। सिमिलरली b के पावर में 1 मतलब अगेन b हो गया, प्लस अगेन देखिए 2c2 मतलब NCN की वैल्यू कितनी रहेगी 1। सो अगेन मैंने ऑब्जर्व किया ये तो 1 हो जाएगा और ये a रेज़ टू पावर 0 हो गया, 2 - 2 0 एंड अगेन a रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो भैया ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये क्या बना b²। सो ये क्या बना मेरा b²। सो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए इस प्रकार से उस फॉर्मूले का जन्म हुआ था, इस प्रकार से उसका डेरिवेशन हुआ था। आप ऐसे किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के फॉर्मूले के थ्रू। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे को a + b होल टू द पावर 4 लिखना है और मेरे को a + b होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला अगर मेरे को करना है तो मैं इसको कैसे डिराइव करूंगा। अब आप देखिए डेरिवेशन, हाँ अगेन अब इस बार n की वैल्यू कितनी है आपकी, है ना, n की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो चलिए स्टार्ट कैसे होगा, देखिए 4c0 से। क्लियर। a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा बोलिए 4 - 0 मतलब कितना 4, ठीक है, और b रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा बोलिए 0। आई बात समझ में। प्लस बोलिए सेकंड टर्म विल बी 4c1, सेकंड टर्म विल बी 4c1। a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा बोलिए 4 - 1 मतलब कितना 3। आई होप ये अब इतना सब कुछ कर सकते हैं आप लोग, इतना इजी चीज है। और b के पावर में कितना आ जाएगा 1। एक बात हमेशा याद रखना और एक टेक्निक बता देता हूं कि a का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो n से स्टार्ट होगा और b का पावर हमेशा 0 रहेगा। और ये कहां तक जाएगा, a का पावर डिक्रीज होते हुए चलेगा और b का पावर इंक्रीज होते हुए चलेगा। ये भी टेक्निक से आप इसको याद रख सकते हो। सो देखिए a³ b पावर 1 प्लस बोलिए अगेन कितना आएगा 4c2। भाई 0 1 2 3 एंड 4। अगेन बोले a के पावर में कितना आएगा 4 - 2 और b के पावर में कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट टर्म बोली क्या आएगी, तो बोले मैंने देखा यार 4c3 a रेज़ टू पावर 4 - 3 मतलब कितना 1। क्लियर है। और b के पावर में कितना आ जाएगा बोले क्यूब। क्लियर हुआ सभी को। सिमिलरली अगेन देखिए प्लस 4c4, है ना, 4c4। उसके बाद बोलिए a के पावर में कितना आएगा 4 - 4 और b के पावर में कितना आ जाएगा 4। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगेन देखिए 4c0 की वैल्यू कितनी होगी 1। मैंने अभी आपको बता दिया था दैट nc0 इज 1। सो ये कितनी होगी 1। ये सिमिलरली यहां पर क्या बचेगा a पावर 4 बच जाएगा क्योंकि ये भी 1 और b पावर 0 भी 1। प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी होगी 4 बिकॉज nc1 की वैल्यू कितनी रहेंगी n। सो ये कितना हो जाएगा मेरा 4। अगेन ये a³ और b का पावर 1 इज b। सो ये हो गया मेरा a³ b। क्लियर हुआ सभी को। सिमिलरली 4c2, चलिए 4c2 कैलकुलेट कर लीजिए। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4c2। तो बोले 4c2 की वैल्यू होगी 4 × 3, 2 स्टेप डिक्रीज, नीचे से 2 स्टेप इंक्रीज और अपॉन में क्या आएगा बोले 1 × 2। सो ये 1 जा और ये 2 जा और 2 3 जा 6। आई बात समझ में। अच्छा जैसे ही आप 4c2 निकालते हो एक टेक्निक हमेशा ध्यान रखना कि भैया 4c2 जो रहेगा, है ना, 4c2 जो रहेगा वो ऑलवेज इक्वल टू 4c4 - 2 मतलब ये 4c2 से ही इक्वल रहेगा। चलिए यहाँ पे वो टर्म नहीं मिली अभी हमको। हाँ आगे देखिए। सो ये 4a³ b। उसके बाद बोलिए 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगे आपके 6 और a के पावर में बोलिए 4 - 2 मतलब कि 2 और ये b²। 4c3 की वैल्यू क्या रहेगी बोलिए। अगेन आपने देखिए 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोले 4 होती है। तो सिमिलरली मैंने अभी जो फॉर्मूला पढ़ लिया था कि 4c1 इज ऑलवेज इक्वल टू कितना रहेगा 4c3। कैसे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि बोले NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN - R।
क्लियर है? ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ लिया था, है ना, दैट NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R. सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला 4C1 इज इक्वल टू 4 - 1 3 होता है ना भाई. क्लियर हो रहा है ना? अब तो देखिए ये 6A² B² प्लस आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, 4C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन आपकी 4 हो जाएगी. सो 4AB³ प्लस 4C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सो अगेन ये हो गया आपका 1. सो ये A के पावर में 0 हो जाएगा. सो सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? B का पावर 4 बचेगा. सो दिस इज माई एक्सपेंशन ऑफ A प्लस B होल पावर 4. क्लियर हुई ये चीज? सो यहां पर ये सारी चीजें हमने सॉल्व की, कैलकुलेट करी. इसी प्रकार से हमको एक्सपेंशन करना है. आई होप ये एक्सपेंशन सबको समझ में आया होगा. आप इसको नोट डाउन करिए. यस, एक एग्जांपल और करते इसी एक्सपेंशन बेस्ड, फिर आगे चलते टॉपिक पे. सो देखिए एक एग्जांपल, x प्लस 2y और अगर होल टू द पावर 5 है और अगर मेरे को इसका एक्सपेंशन अब करना है तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला मैंने आपसे बार बार कहा है कि सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है, ये पूरा चैप्टर सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है. तो सिंगल फॉर्मूले के बेस के ऊपर जाएंगे. अगेन देखिए इस बार n की वैल्यू कितनी है? 5. सो क्या हो जाएगा बोलिए? 5C0. क्लियर है सभी को, है ना? a कौन है इस बार? x. तो x के पावर में क्या आएगा बोलिए? 5, है ना? x के पावर में क्या आ जाएगा? 5. और आप चाहो तो इस बार 2y नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, बिकॉज 2y के पावर में कितना आने वाला है? 0 ही आने वाला है. क्लियर है? प्लस अगेन देखिए 5C1, है ना? और अब क्या आएगा बोलिए? x के पावर में 4. ठीक है भाई, x के पावर में कितना आ जाएगा? 4. और 2y के पावर में कितना आएगा? 1. ये चीज क्लियर हुई सभी को? नाउ अगेन देखिए प्लस 5C2. अगेन बोलिए x टू द पावर कितना आ जाएगा बोलिए? x का पावर कम होते हुए चल रहा है भाई, है ना? आप चाहो तो कैलकुलेशन भी करके हुए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो x के पावर में कितना आ जाएगा? क्यूब. और 2y के पावर में 1 आया था, अब क्या आ जाएगा? 2. सिमिलरली प्लस बोलिए 5C3, x के पावर में कितना आएगा अभी बोलिए? 2. और 2y के पावर में कितना आ जाएगा बोलिए? 3. अगेन बोलिए नेक्स्ट टर्म, बोलिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बोलिए? 5C4. अगेन x के पावर में देखिए फिर कम हो जाएगा x का पावर, दैट इज कितना? 1. और 2y के पावर में कितना आ जाएगा बोलिए? 4. सिमिलरली प्लस लास्ट टर्म बोलिए 5C5. अब ये मेरी लास्ट टर्म है क्योंकि n और r की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? इक्वल. जहां वो n और r इक्वल हो गए वहां पर हमारा एक्सपेंशन लास्ट स्टेप दे देगा. तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? अगेन x का पावर अब 0. भाई देखिए 5 से स्टार्ट हुआ था, 0 पे आ गया. और 2y के पावर में कितना आ जाएगा बोलिए? 5 आ जाएगा. सो एक्सपेंशन सबको क्लियर हुआ? कैसे करा अभी? अब इसका छोटा सा जो कैलकुलेशन है वो समझते हैं, है ना? बताइए. सो 5C0 NC0 हमने पढ़ लिए हैं, बार बार बताऊंगा. NC0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? 1. सो ये 1 और ये सिंपली क्या बना बोलिए? x टू द पावर 5 बन गया. प्लस 5C1 यानी कि NC1 कितना होता है बोलिए? n. NC1 कितना होता है बोलिए? n. सो 5C1 विल बी 5. और ये कितना हो गया बोलिए? x टू द पावर 4. और 2y के पावर में कितना है? 1. मतलब वो 2y ही बन जाएगा सिंपली. क्लियर हुई ये चीज? अगेन देखिए प्लस 5C2. चलिए 5C2 कैलकुलेट कर लीजिए. तो बोलिए 5C2 कितना हो जाएगा? 5 × 4 और अपॉन में 1 × 2. सो देखिए ये 1 जा, है ना, और ये 2 जा. सो 5 2 जा 10. और ये बात याद रखना, जब आप 5C2 निकालते हो, जब कभी भी आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो उसका जो जुड़वा भाई है उसको भी निकाल के रख लो पहले. समझ में आ रहा है ना? बिकॉज वी ऑल नो दैट कि 5C2 इज ऑलवेज इक्वल टू किससे? 5C3 से. आई क्या बात समझ में सभी को? है ना? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है. ठीक है? सो देखिए सो 5C2 इज इक्वल टू 5C3 यानी कि 5C2 की वैल्यू अगर 10 है तो 5C3 की वैल्यू भी क्या रहेगी? 10 ही रहेगी. सो चलिए आइए देखते हैं. 5C2 कितनी होगी? 10 इंटू x³ और 2y का स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. ठीक है? और ये y² विल बी एज इट इज. 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा अभी. ठीक है? अगेन बोलिए प्लस 5C3 की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएंगी? 10. x² और 2 का क्यूब विल बी 8 और इनटू क्या हो जाएगा? y³. अगेन बोलिए. चलिए नेक्स्ट आते हैं प्लस, है ना, अगेन प्लस 5C4. कैलकुलेट करने की नीड नहीं है बिकॉज वी ऑल नो दैट कि 5C1 इज इक्वल टू 5C4. ये छोटी छोटी जो बातें रहेगी ना हमेशा आपके कैलकुलेशन को स्पीड देगी. तो यही छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हुए चलना है आपको पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में. सो देखिए ये हो गया 10.
5c4 की वैल्यू अगेन 5c1 से इक्वल रहेगी और 5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 इंटू एक्स है ना, और इंटू 2 का पावर 4 कितना होता है 16, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा y पावर 4 5c5। अब 5c5 कितना हो जाएगा 5c5 विल बी अगेन NCN, पहले ही डिस्कशन हो चुका है हमारा दैट NCN इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना, NCN इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 1। सो ये कितना हो गया आपका 1 और x का पावर 0 है तो ये तो 1 ही होगा, और 2 का पावर 5 मतलब 32, ठीक है, 2 का पावर 5 यानी कि 32 और इंटू y पावर 5। अब हमको इसको एक लास्ट एक्सपांशन करेंगे, लास्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एंड देन ये हमारा एक्सपांशन क्लियर हो जाएगा। सो ये देखिए कितना आया, बोले x पावर 5 प्लस 5 टू ज़ा 10, ये हो गया मेरा 10 x पावर 4 y, अगेन बोले 10 4 ज़ा 40 x क्यूब y स्क्वायर, 10 8 ज़ा 80 है ना, 10 8 ज़ा 80 x स्क्वायर y क्यूब, अगेन बोलिए 16 5 ज़ा ये कितना आ जाएगा 80 है ना, 16 5 ज़ा भी 16 5 ज़ा 80, सो ये हो गया 16 5 ज़ा 80, सो ये हो गया आपका 80 है ना, 16 5 ज़ा 80 x y पावर 4 प्लस ये तो 1 ही है, सो 1 इंटू 32 इज 32, सो प्लस 32 y पावर 5। सो ये रहा मेरा उसका एक्सपांशन। आई होप ये चीज़ सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, सबको पूरी तरीके से एक्सपांशन क्लियर होगा, कैसे फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसको जल्दी से नोट करिए, इसको हम बाद में और बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स इसमें कवर अप करेंगे, नोट डाउन करिए। सो देखिए आज अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी होल टू द पावर n, दैट इज एक बार शॉर्टकट में ले लीजिए इसको nc0 a रेज टू पावर n है ना, प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस nc3 है ना a रेज टू पावर n माइनस 3b क्यूब है ना, सो ऑन अप टू दी NCN a रेज टू पावर n माइनस n, यानी कि a लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर b रेज टू पावर n। सो ये फॉर्मूला अभी तक हमने इसको पढ़ लिया अच्छे से। अब ये प्लस वाले के लिए पढ़ा, अब हम इसको पढ़ेंगे माइनस वाले के लिए, समझते हुए चलेगा। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूंगी a माइनस बी होल टू द पावर n के लिए फॉर्मूला बताइए, तो इसके लिए कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने आपको बोला था ना सिंगल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, तो यही वो सिंगल फॉर्मूला है, इसी से कॉन्सेप्चुअल हमको ये बना लेना है। देखिए अब आप देखिए सभी लोग यहाँ पर एक बार देखिएगा कि अगर मैं देखूं कि a माइनस बी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी को a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n है ना, मैं a माइनस बी को लिख सकता हूं ना भाई, a माइनस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n। कर दो एक्सपांशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आ जाएगा आपका आंसर अपने आप, ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए nc0 क्लियर, अगेन बोलिए a रेज टू पावर n, ठीक है। इस बार आपकी जो b है वो कौन है, निगेटिव है, अगेन बोलिए nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 और माइनस b के पावर में 1, बात समझ में आ रही है सभी को। अगेन बोलिए nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 और माइनस b के पावर में 2 यानी कि माइनस b का स्क्वायर। सिमिलरली अगेन देखिए प्लस, अगेन बोलिए हाँ nc3 a रेज टू पावर n माइनस 3 और माइनस b का क्यूब। सिमिलरली बोलिए nc4 a रेज टू पावर n माइनस 4 और माइनस b का पावर 4 है ना, एंड सो ऑन चलेगा। सो बोलिए ncn माइनस b के पावर में लास्ट टर्म क्या आएगी, n आएगी, क्योंकि जो पावर रहेगा हाईएस्ट वो आ जाएगा माइनस b के इसमें। सो इसको अगर देखें आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, टेक्निक क्या रहेगी। सो देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, ये nc0 विल भी कितना हो जाएगा, बोले 1, ये हो गया आपका a पावर n है ना, nc1 ठीक है, nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1। अब आप देखिए ये माइनस b है, समझते हुए चलिएगा, दिस इज यूर माइनस b और पावर में क्या है 1। निगेटिव टर्म के पावर में अगर ऑड नंबर होता है, निगेटिव टर्म के पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस b टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस b होगी। सो देखिए ये प्लस है ना और ये माइनस b हो जाएगी।
सो प्लस इंटू माइनस इट विल बी द माइनस। समझ में आ गया क्या? मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है ना। सो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। अगेन बोलिए माइनस बी का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि माइनस बी का स्क्वायर निकालो तो आप क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव टर्म का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव टर्म के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो देखिए ये प्लस ये माइनस आया। अगेन यहां पे देखिए प्लस NC2 a रेज़ टू पावर n-2 और ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर। क्लियर? इसको थोड़ा सा भी यहां लिख देते हैं NCn माइनस बी रेज़ टू पावर n। हाँ अगेन देखिए, फिर से देखिएगा, पूरा देखते हुए चलिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, अगेन बोले क्या हो जाएगा? बोले NC3 a रेज़ टू पावर बोले कितना? n-3 और अब देखिए माइनस बी का क्या है? क्यूब। देखिए फिर माइनस बी का क्यूब है, निगेटिव टर्म है ना, निगेटिव टर्म के पावर में ऑड यानी कि निगेटिव। सो देखिए माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस बी का क्यूब अगर मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट करिए तो आप क्या बोलेंगे? माइनस बी क्यूब। सो अगेन प्लस इंटू माइनस इट विल बी द माइनस। समझ में आ रहा है क्या सभी को? वेरी इजी है ना। देखिए मैं इसी फॉर्मूले के भरोसे पे चल रहा हूं, सब कुछ सिंगल फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चल रहा हूं, बेसिक रूल अप्लाई कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अगेन देखिए प्लस माइनस। अब अगेन आप देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है? बोलिए b का पावर 4 है। अगेन अब ये क्या आ जाएगी? अपने आप प्लस हो जाएगी। तो देखिए प्लस a रेज़ टू सॉरी a नहीं रहेगा आपका, हाँ क्या रहेगा? प्लस NC4 है ना, प्लस NC4 a रेज़ टू पावर n-4 और ये हो जाएगा आपका कितना? b का पावर 4, बिकॉज वो क्या था? निगेटिव। निगेटिव के पावर में इवन मतलब पॉजिटिव। सो लास्ट है ना, लास्ट टर्म विल बी माइनस NCn है ना, NCn माइनस बी रेज़ टू पावर n। अब वॉट एवर भी था n की वैल्यू, जो n की वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से वहां पर क्या होगा? प्लस माइनस साइन जो भी आएगा वो डिसाइड होगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू इवन आती है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, मान लीजिए n की वैल्यू ऑड है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और एक चीज ऑब्जर्वेशन में इसमें मैंने देखी कि जब मैंने a माइनस बी होल पावर का एक्सपांशन किया तो आप इसको एक टेक्निक से और याद रख सकते हो। जो टर्म्स आई अपीयर हुई फॉर्मूले में वो अल्टरनेट हुई, अल्टरनेट साइन की अपीयर हुई। देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है ना, देखिए पॉजिटिव ये साइन पॉजिटिव निगेटिव, फिर देखिए पॉजिटिव हुई, फिर देखिए निगेटिव हुई, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गई। क्लियर है? फिर देखिए आप इसके आगे जो भी टर्म आएगी उसके हिसाब से, अब ये पॉजिटिव आई तो इसके बाद वाली अपने आप क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। क्लियर है ना? सो इस प्रकार से हुआ ये मेरा a माइनस बी का एक्सपांशन। जल्दी से नोट करिए। यस, सो देखिए अभी हमने a प्लस बी होल पावर n का एक्सपांशन समझ लिया बहुत अच्छे से, a माइनस बी होल पावर n का एक्सपांशन समझ लिया। अब एक चीज और जो समझनी है कि अगर कभी आपको कैलकुलेट करना है a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n, तो इनमें कौन कौन सी टर्म आएंगी इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरली a प्लस बी होल पावर n माइनस a माइनस बी होल पावर n, इसमें भी कौन सी टर्म आएगी इसको भी समझना हमको बहुत जरूरी है। सो देखिए जब अगर मैं इन दोनों एक्सपांशन का, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों टर्म एक्सपांशन का मैं अगर एडिशन करता हूं तो कौन सी टर्म कैंसल होगी और कौन सी टर्म रहेगी उसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले a पावर n, ये टर्म कैंसल नहीं होगी, ये टर्म क्या हो जाएगी? ऐड, है ना। मैं इन दोनों में एडिशन कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इन दोनों एक्सपांशन में एडिशन कर रहा हूं। सो a पावर n प्लस a पावर n दैट विल बी 2 टाइम्स a पावर n, ठीक है। अब देखिए दिस इज टर्म पॉजिटिव, दिस टर्म इज निगेटिव। अब क्योंकि अपन एडिशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्म और निगेटिव टर्म आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्लियर? सो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल। ये टर्म बचेगी, है ना, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सेम टर्म है, ये टर्म और ये टर्म क्या है? सेम है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स NC2। क्लियर है? 2 टाइम्स NC2 a रेज़ टू पावर n-2 b रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली अगेन आप देखिए NC3 पॉजिटिव टर्म और ये क्या है? निगेटिव टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, है ना। जब मैं इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों एक्सपांशन का एडिशन कर रहा हूं तो अगेन से ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, प्लस ये टर्म जो अभी जो नेक्स्ट वाली टर्म है दैट इज वो मैंने लिखी नहीं है मगर वो आएगी, दैट इज कौन सी? बोलिए 2 टाइम्स NC4 a रेज़ टू पावर n-4 और b रेज़ टू पावर 4, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म हम बता नहीं सकते क्योंकि जो n की वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से टर्म आएगी। सो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली, आप इसको आप ऑब्जर्वेशन अच्छा बना लीजिए।
आप देखिए सबसे पहले 2 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 2 को कॉमन निकालने के बाद अगेन आप देखिए n a पावर n है, a पावर n के साथ आप सभी को पता है कि भैया a पावर n के साथ nc 0 होता है, a पावर n के साथ कौन होता है, nc 0। तो देखिए टर्म कौन सी आएंगी, nc 0 प्लस nc 2 है ना, a पावर n माइनस 2 b रेस टू पावर 2, सिमिलरली प्लस nc 4 a रेस टू पावर n माइनस 4 b रेस टू पावर 4 है ना, एंड सो ऑन, टर्म विल बी कंटिन्यू। सो ये टर्म्स रहेगी इनके एडिशन में, दैट इज किसके, a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n के एक्सपांशन में। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। और अब सिमिलरली मैं इनके माइनस वाली टर्म निकाल लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी होल पावर n, ठीक है, माइनस a माइनस बी होल पावर n, ठीक है, a प्लस बी होल पावर n प्लस माइनस a माइनस बी होल पावर n। तो अब देखिए टर्म कौन से आएंगी, अगेन 2 टाइम्स। अब आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो, क्योंकि जो टर्म अब माइनस में प्लस में जो टर्म्स कैंसिल हुई थी यानी कि वो माइनस में कैंसिल नहीं होगी, और जो टर्म्स प्लस में आई थी वो माइनस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी अपने आप। आप चाहो तो कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट आप देखिए अब कौन सी टर्म मिलेगी, nc1 a रेस टू पावर 1, यहाँ पे a रेस टू पावर n रहेगा, ठीक है, प्लस nc3 a रेस टू पावर n माइनस 3 b रेस टू पावर 3 प्लस nc5 a रेस टू पावर n माइनस 5 b रेस टू पावर 5 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या सभी को? सो आप देखिए एडिशन के टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे जहां r इवन था 0 2 4 6 8, तो एडिशन के टाइम पे r इवन वाली टर्म आई है, और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे देखिए r की वैल्यू को ऑब्जर्व करिए 1 3 5, नेक्स्ट कौन आएगा 7 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये टर्म्स एक्सपांशन होगी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ लिया। सो देखिए a प्लस बी होल टू द पावर n का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके एक्सपांशन कैसे होता है ये पढ़ लिया, a माइनस बी होल पावर n के बारे में समझ लिया, इन दोनों के एडिशन के समझ लिया, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन समझ लिए। अब एक लास्ट चीज इसकी जो बची है जो कि एक इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ लेते हैं कि ये जो एक्सपांशन है nc0 nc1 nc2, तो याद रखिएगा इसमें जो nc0 ये जो टर्म्स है nc1 है ना, ये जो टर्म है nc2, ठीक है, ये nc3, ये जितने भी एक्सपांशन में ये जो n वाली जो टर्म्स आ रही है ये रहेंगे इनके क्या, कोएफिशिएंट्स। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये क्या रहेंगे इनके कोएफिशिएंट्स, क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आगे हमारे को, ठीक है। कई बार कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जेईई मेंस में, एडवांस में। सो याद रखिएगा कोएफिशिएंट कौन होते हैं, दैट nc4 nc0 nc1 nc2 nc3 है ना, ncn, these are the coefficient, these are the coefficients। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। अब इसमें टाइप 1 में जो हमको सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन। इसको बेसिक से ऊपर चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा a प्लस बी होल स्क्वायर को, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर को, अगर आपको याद होगा आपने इसको सॉल्व किया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो इस टाइप में हमको बेसिकली करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी एक्सपांशन के अंदर। मैंने ऑब्जर्व किया a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, कैसे 1 2 3। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई यहाँ पे, बोले नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितनी हुई 3। ये बात क्लियर हुई? तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन इज 3। अगेन अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी होल क्यूब को सॉल्व करिए, आप क्या बोलेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अब मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सपांशन ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन, तो आपने ऑब्जर्व किया 1 2 3 4, तो आपने क्या बोला, बोले नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितनी होगी 4। अब एक ऑब्जर्वेशन बनाइए, आपने ऑब्जर्व किया यहां पे पावर कितना था 2, तो यहां पर टर्म्स कितनी आई 3, यहां पे पावर कितना था 3, तो यहां पर टर्म्स कितनी आई 4। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी होल पावर n है और मैं आपसे बोलूं कि इस एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स
इज इक्वल टू n+1। समझ में आया क्या? नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। ये चीज क्लियर हुई? यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि x + 2y होल टू द पावर 11 है और मैंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, आपने सीधा देखा यार नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन क्या होता है? n+1। यानी आप क्या बोलेंगे डायरेक्टली? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना होगा? 12 इन द एक्सपेंशन। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं कि x - 2y होल टू द पावर 17। याद रखिएगा साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे एक्सपेंशन के अंदर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर द साइन। सो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? सिंपली 18। आई बात समझ में? ये एग्जांपल क्लियर हुए चारों भी, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। नोट करिए। सो देखिए टाइप 1 में अभी हमने पढ़ा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अभी हमने सिंगल एक्सपेंशन का टर्म्स निकालना सीख लिए। अब अगर ऐसे दो एक्सपेंशन रहे और उसके आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है? पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर इसके लिए आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि आप जब दो एक्सपेंशन का एडिशन करते हो पॉजिटिव निगेटिव का, है ना, तो याद रखिएगा यहां पर आपके पास कौन सी टर्म्स बचेगी जिसमें r की पावर क्या है? इवन है। एडिशन में इवन, सब्ट्रैक्शन में ऑड। ठीक है, तो देखिए 2 टाइम्स आपके पास टर्म देखिए कौन सी बचेगी? 6c0 ये बचेगी, प्लस 6c2 प्लस 6c4 प्लस 6c6। इसके आगे तो टर्म जाएगी ही नहीं, तो यही टर्म बचेगी। आपको एक्सपेंशन लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज आपको तो यहां पर क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए अगर आपने सिर्फ कोएफिशिएंट भी लिख दिए तो इट विल बी, है ना, इनफ। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, कई बार स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4। याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। अब आप बोलेंगे सर ये 2 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा उन वैल्यू को। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ओनली 4। क्लियर है? 8 नहीं होंगे, कंफ्यूज होइएगा मत। अगेन मैं अगर आपको बोलूं कि इस एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म्स अब आप कैलकुलेट करके बताइए, अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। ठीक है, एडिशन करना है यानी कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन। तो चलिए 11c0 से स्टार्ट करना है। 11c0 याद रखना, एडिशन करना है तो 0 से स्टार्ट होगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो 1 से स्टार्ट होगा, बस। तो बोलिए पहली आएगी 11c0 प्लस 11c2 प्लस 11c4 प्लस 11c6 प्लस 11c8 प्लस 11c10 एंड लास्ट अब कोई नहीं आएगी क्योंकि 11c11 आएगी नहीं और 11c12 रहेगी नहीं। सो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 6, है ना। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ ये सभी को? नोट कर लीजिए। सो देखिए अभी तक हमने इसको कंसेप्चुअली समझ लिया कि कंसेप्चुअली इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैन्युअली। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करना, बिकॉज ये फॉर्मूले का काम हमको पड़ सकता है ना। तो देखिए a प्लस बी होल्ड टू द पावर n, और अगर आपको प्लस a माइनस बी होल्ड टू द पावर n, इसके नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो देखिए कैसे करेंगे। इफ n इज इवन तो फॉर्मूला रहेगा n/2 + 1। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को x + 2y प्लस x - 2y, है ना, और इसके अगर पावर मैं बोल देता हूं 4 और 4, यानी कि दोनों के पावर क्या है? इवन है। तो इवन की केस में ये सॉल्व ऐसे होगा, यानी कि आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बोलिए कितना? 4/2 + 1। याद रखिएगा 4/2 + 1। सो ये 4/2 2 + 1 विल बी 3, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 3। अभी हमने पावर 6 वाला किया था, है ना। अभी देखिए हमने x + 2y टू द पावर 6 प्लस x - 2y होल टू द पावर 6। अभी हमने इसको मैन्युअली काउंट किया था, इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर लो, उससे भी काउंट कर सकते हो। n/2 + 1 फॉर्मूला है, यानी कि 6/2 + 1। बोलिए 6/2 3 3 + 1 4। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर n की वैल्यू ऑड है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर मैं आपको बोलूं कि x + 2y, है ना, पावर में 11 प्लस x - 2y
पावर में 11, और अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करिए, आप क्या करेंगे बोलिए, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। n की वैल्यू इस बार क्या थी, ऑड, तो जब ऑड रहेंगी तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब इवन रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन इज 6। तो आप किसी भी, मैं आपसे बोलूं कि अब फॉर्मूला होने से फायदा ऐसा होता है कि कितना भी बड़ा पावर आन दो, x प्लस 2y होल टू द पावर 23 प्लस x माइनस 2y होल टू द पावर 23, इसके नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन निकाल लो। आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दोगे। बोलिए क्या है फॉर्मूला, n प्लस 1 यानी कि 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू कितनी थी 23, सो 23 प्लस 1 दैट इज 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 बोले 12, सो आंसर विल बी 12। सो आप फॉर्मूले की हेल्प से कितना भी बड़ा एग्जाम्पल रहे, कितना भी बड़ा पावर रहे, आप उसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। देखिए अभी हमने प्लस का देख लिया था, अब हम माइनस का देख लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। प्लस और माइनस में कोई खास अंतर नहीं है, बस ऑड के लिए तो सेम ही फॉर्मूला है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इवन के लिए बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि छोटा सा एक चेंजेस है, उसमें क्या था n बाई 2 प्लस 1 था, इसमें सिर्फ क्या है n बाई 2 है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ये याद रखना आप हमेशा। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी होल पावर n माइनस a माइनस बी होल पावर n, इसकी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है एक्सपांशन की, तो आप बोलेंगे कि भैया अगर n इवन है तो फॉर्मूला विल बी n बाई 2, और अगर n ऑड है तो वही वाला फॉर्मूला जो हमने इवन के लिए पढ़ लिया था। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 2y होल टू द पावर 8 माइनस x माइनस 2y होल टू द पावर 8, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, आप क्या बोलेंगे n बाई 2, यानी कि डायरेक्टली 8 बाई 2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 4। क्लियर हुई बात। अगेन मैं अगर आपसे बोलूं कि x प्लस 2y होल टू द पावर 18 माइनस x माइनस 2y होल टू द पावर 18, सो आप क्या बोलेंगे 18 बाई 2, दैट इज आंसर इज 9, सो देयर विल बी 9 टर्म्स इन द एक्सपांशन। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 2y है ना पावर में 11 माइनस x माइनस 2y पावर में 11, आपका कोई भी चेंजेस नहीं है माइनस वाले में। सो अगेन वही फॉर्मूला और अगेन वही आंसर, वही टर्म्स, दैट इज 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 टर्म्स इन द एक्सपांशन। सो इस लेक्चर में हमने जो जो चीजें कवर अप की, स्टार्टिंग से फैक्टोरियल कवर किया, फैक्टोरियल के बाद हमने एनसीआर को समझा, उसके कुछ टूल्स समझे, फिर हम फॉर्मूले के ऊपर आए a प्लस बी होल टू द पावर n, फिर उसके माइनस वाले फॉर्मूले पे आए, फिर उसके कोएफिशिएंट को समझा, फिर टाइप 1 के प्रॉब्लम अभी हमने कवर किए, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन। ठीक है, चलिए।